हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। देखिए, आपको पता है हम पढ़ रहे संवैधानिक इतिहास की पृष्ठभूमि को। ठीक है, हमने उसके तहत 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से के बाद 1909 के मॉन्टूमिंटो एक्ट, जिसे भारत परिषद अधिनियम तक पढ़ दिया था। ठीक है, उसके बाद अब हम दो और एक 47 का जो हमारी आज़ादी का एक्ट था उसको पढ़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए ना। ठीक है, आपको पता है कि 1919 के जैसे अधिनियम आया, उस टाइम हमारे देश में बहुत सी ऐसी बातें हुई जिससे अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि सत्ता जो है हमारे हाथ से चली जाएगी। ठीक है, और एक इसी भरोसे को जीतने के लिए इन्होंने एक और अधिनियम लाया गया जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 कहा गया। देखिए, उससे पहले की कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी, जैसे 1919 में आपका 1919 से पहले कोई ऐसी घटना हुई थी। 1911 में आपका बंगाल का विभाजन ख़त्म करके दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। होम रूल आया। ठीक है, गांधी जी आ चुके थे। जलियांवाला बाग काम भी हुआ। ठीक है, इन सब का प्रेशर जो पड़ा वो गवर्नमेंट में पड़ा, तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट लाया जिससे यहाँ के लोगों को लगा कि ब्रिटिश जो सरकार है वो उनके हित में सोचना चाह रही है। इसी पेस में आप देखोगे इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक जो है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, सबसे पहले जो ये अधिनियम आने की बात की गई थी वो की गई थी 1917 में है। ठीक है, 1970 में जब 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि हमारा उद्देश्य एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, एक हमारा एक अच्छे सरकार की स्थापना करने का क्या हमारा उद्देश्य है, जो यहाँ के लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। आया समझ में? ठीक है, उसके बाद इस एक्ट को माउंटू चेम्सफोर्ड एक्ट कानून भी कहा जाता है। माउंटू चेम्सफोर्ड क्यों कहा जाता है उसे? ये थे वो थे जो राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे उस टाइम? वायसराय थे। ठीक है, इसलिए इसे माउंटेन चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, कानून कहा जाता है। आया समझ में? ठीक है, और इसके आगे जो बढ़ते हैं, इसके आगे जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची थी, उन्हें अलग अलग कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची को अलग अलग किया। ये देखिए, ये सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा आपको, शेड्यूल 7 में भी मिलेगा। ठीक है, हमारे संविधान में भी मिलेगा और शेड्यूल 7 में भी मिलेगा। इसमें क्या किया गया है, जो एक कुछ जैसे शिक्षा वगैरह का अधिकार, कुछ अधिकारों को प्रांतीय में दे दिए गए, कुछ अधिकारों को किसमें? कानून में दे दिए गए। आए समझ में? ठीक है, ये एक जो संघ सूची, राज्य सूची आपने सुना होगा, कभी किसी ने पॉलिटी पढ़ी नहीं होगी मगर कभी ना कभी सोचा होगा कि ये संघ सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय, ये आपका अधिवेशी सूची का विषय है, ऐसे पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वही चीज़ें है जो इसमें केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची को अलग अलग कर दिया गया, मतलब उनके कार्य के उनको बांट दिया गया। आए समझ में? ठीक है, इसका ज़्यादा स्पष्टीकरण 1935 में दिया गया उसके बाद। ठीक है, वो आगे आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, इसमें पहली बार द्विसदन व्यवस्था की स्थापना की गई। द्विसदन की व्यवस्था की स्थापना की गई। द्विसदन, एक निचला सदन, ठीक है, और एक उच्च सदन। ठीक है, जो आज की निचला सदन लोकसभा और राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है, जो 1921 में आया। ठीक है, आया समझ? आया कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था आई। कौन कौन सी? निचला सदन और उच्च सदन। ठीक है, जो आज के टाइम की लोकसभा और राज्यसभा है। आए समझ? इसमें अब प्रत्यक्ष रूप से क्या निर्वाचन की भी बात कह दी गई थी। इसमें प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट रूप से निर्वाचन की बात कह दी गई थी, मगर इसमें निर्वाचन की एक बात थी कि इसमें शिक्षित और जो कामकाजी थे उन्हीं को चुनाव में वोट देने का अधिकार था। कम से कम 10% थे लगभग। एक बार चेक कर लेना, मगर 10% लोगों को ही केवल उस समय इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है,
उसके बाद एक हमने पढ़ा था वायसराय की एक कार्यकारी परिषद बनाएगी जिसमें 6 सदस्य थे, ठीक है। और इसमें हमने इससे पहले पढ़ा था 1919 में एक भारतीय सदस्य शामिल हुए थे, उनका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। इस एक्ट में क्या है, वायसराय का एक कार्य परिषद की संख्या 6 थी, जिसमें से 3 सदस्य आप क्या होंगे, भारतीय होंगे, ठीक है। इसमें कमांडर ऑफ चीफ को छोड़कर, जो कमांडर ऑफ चीफ होगा उसे छोड़कर बाकी 3 सदस्य कौन होंगे, भारतीय होंगे। ये वायसराय की कार्य परिषद में बदलाव किया गया, ठीक है। इस अधिनियम में देख रहे होंगे कि ज़्यादातर ऐसे लॉ आ रहे जो आपके मतलब लोगों के लिए बेनिफिशियल हो थोड़ा बहुत, मगर एक चीज़ है कि लॉ भी आ रहे तो कुछ उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने कुछ भारत को तोड़ने के लिए भी तो डालना था, तो इसमें एक और पृथक्करण निर्वाचन को विस्तार किया गया। जो हमने संप्रदाय एक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, मिंटो को। माउंट मिंटो वाला एक्ट था जो 1909 का, उसमें संप्रदाय चुनाव की बात की गई थी, तो उसी को विस्तार किया गया। उसमें पहले केवल मुस्लिम लोग थे, उनको अलग चुनाव की बात कही गई थी, और इस समय उनके साथ सिख मिला दिए गए, क्रिश्चियन मिला गए, आदि और जो भी हमारी कम्युनिटीज़ थे उनको अलग अलग इलेक्शन की बात कर दी गई थी। इसमें आया समझ में। आगे बढ़ते इसी एक्ट के तहत 1926 में एक सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित कराने के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या गठन किया गया, किसमें, 1926 में, इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। आया, आगे बढ़ते। केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया। अब कभी पूछा जाता है कि केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग किस अधिनियम के तहत किया था, तो 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट और राज्य बजट को क्या अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। अरे केंद्रीय बजट मतलब जो केंद्र के द्वारा कुछ बजट बनाया जाए और राज्य अपने जो उसका राजस्व उसके अधीन वो एक बजट को पेश करेगा, ठीक है। उसके मतलब कितना बजट है उसके हिसाब से अपने राज्य में जितना खर्च होगा, और केंद्र के पूरे जो शासन है उसके पूरा देश है जो भी जितने भी उसके अंतर्गत राज्य है उनके लिए क्या है बजट पेश करेगा। इसमें एक और बात है, इसमें वैधानिक आयोग की गठन किया गया, जिसका काम था कि 10 वर्ष बाद जो ये एक्ट में बातें कही गई है उनकी जांच करना और उनकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। आए समझ, ये इतनी सी बात है इसमें कि क्या इस अधिनियम में कही गई थी, ठीक है। आपको जैसे अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। आप ऐसे प्यार देते रहेंगे तो हम आगे और से बहुत से एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे तो और अच्छे अच्छे फैक्ट लाएंगे, जो आपको नए नए फैक्ट आएंगे जो आपके पेपर के और आपको सुनने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसे एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इस एक्ट को भारत शासन अधिनियम 1919 है जिसे हम पढ़ रहे हैं। 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले कहा था कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। आया समझ में, ठीक है। उसके बाद 1919 का अधिनियम आया जो लागू कब हुआ था, 1921 में, जो लागू कब हुआ 1921 में लागू हुआ था। आया, ठीक है। इस अधिनियम को माउंटेन चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। माउंटेन उस समय का राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय था। केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची को अलग अलग कर दिया गया, मतलब केंद्रीय सूची अलग और उनके काम की सूची अलग और राज्य की काम की सूची अलग अलग कर दी गई थी, ठीक है। इसमें पहली बात द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्विसदनीय मतलब एक निचला सदन एक उच्च सदन था, एक निचला सदन एक उच्च सदन था, जिससे आज की लोकसभा और राज्यसभा भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक निर्वाचन में कौन कौन शामिल थे, पढ़े लिखे लोग और शिक्षित लोगों को ही, शिक्षित लोग और जो कामकाजी लोग थे उन्हीं को शामिल किया गया, ठीक है। राजा महाराजाओं को भी शामिल किया गया था, ठीक है। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य होते थे, उनमें से अब 3 सदस्य कौन होंगे, भारतीय होंगे। 3 सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। 3 सदस्य अब क्या होंगे, भारतीय होंगे, मगर कमांडर ऑफ चीफ को छोड़ के, इसमें एक कमांडर ऑफ चीफ होता है उसे छोड़ के 3 सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। पृथक निर्वाचन का विस्तार का मतलब पहले तो मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्शन की बात, अलग चुनाव की बात की गई थी, इसमें और भी कम्युनिटियों को जोड़ दिया गया। अगला 1926 में इसमें लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो आपकी सिविल सेवा की परीक्षाओं का व्यवस्था करेगी और उन्हें आयोजित करवाएगी, ठीक है। केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। इसमें केंद्रीय बजट और राज्य बजट को क्या अलग कर दिया गया था,
ठीक है। इसमें एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्ष बाद अपनी इस अधिनियम की रिपोर्ट जांच करके इस अधिनियम की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आए समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा हम इसके बाद जो घटना हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले दिन हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या गया, देखिए आपने देखा होगा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्ष बाद जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है, लागू का वो 1921 में हुआ। तो इन्होंने 3-4 साल पहले ही एक वैधानिक आयोग यहाँ भेज दिया गया, एक आयोग भेजा गया, एक कमीशन भेजा गया, आयोग भेजा गया, एक कमीशन भेजा गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, साइमन कमीशन कहा गया, साइमन कमीशन कहा गया, जो 1926 में बना था और 1927 में कब आया, भारत में आया। इसका बहुत खतरनाक विरोध भारत में हुआ। ठीक है, इसका विरोध, बहुत खतरनाक विरोध क्या हुआ, भारत में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे जो सब के सब क्या थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया गया। और एक और कारण था, इसने 10 वर्ष बाद आना था और ये पहले आ गया था। 10 वर्ष बाद आना था मगर ये जल्दी आ गया था। ठीक है, तो इस साइमन कमीशन का क्या विरोध किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1931-32 में, इसकी रिपोर्ट रखी गई और 1932 के तहत उसके बाद इसका क्या हुआ, 1935 में एक और अधिनियम लाया गया उनमें सुधार करके। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके बाद एक और घटना हुई। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंबेडकर ने, जैसे ये देखा होगा आपने, प्रत्येक निर्वाचन का विस्तार हुआ, तो अंबेडकर साहब ने क्या बोला कि हमें भी एक पृथक निर्वाचन, जो निचली जाति है उन्हें क्या चाहिए, एक पृथक निर्वाचन का अधिकार चाहिए। ठीक है, ये अधिकार मिल गया था उन्हें जब 1931 में जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, कौन थे, लॉर्ड मैकडॉनल्ड थे। ठीक है, लॉर्ड 1931 में प्रधानमंत्री थे जो लॉर्ड मैकडॉनल्ड थे। ठीक है, लॉर्ड मैकडॉनल्ड थे। मैकडॉनल्ड थे, देख लेने एक बार स्पेलिंग है ना, डॉनल्ड थे। ठीक है, मैकडॉनल्ड थे जिन्होंने प्रधानमंत्री थे, वो भारत आए थे। उन्होंने इसमें सांप्रदायिक अवार्ड, जो आपके पृथक निर्वाचन में निचली जाति के लोगों को भी शामिल करने की बात बोल दी गई थी। तो गांधी जी उस समय पूना जेल में थे, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी एक अलग है, बाकी और तो अलग कम्युनिटी है, मगर जो निचली जाति है वो कहीं ना कहीं हिंदू के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसे भी अलग कर देंगे तो हमारी जो एकता है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ जाएगी। ठीक है, तो अंबेडकर से बात हुई, बहुत सी बात हुई। तो उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता हुआ, किसके, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ, जिसमें इस पृथक निर्वाचन की बात को खारिज करते हुए उन्हें, जो निचली जाति के उन्हें उनके हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये बात क्या आई, पूना पैक्ट में आई। इसे सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है, अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, आया 1932 में पूना पैक्ट है, जिसे सांप्रदायिक अवार्ड भी कहा जाता है। इसमें ये कहा गया। ठीक है, आरक्षण की बात यहाँ से आई थी। आया समझ में? हुआ भी बहुत कुछ था। देखिए गांधी जी भी अपनी जगह में थे, गांधी जी भी बहुत सपोर्ट करते थे जो SC ST मतलब निचली कास्ट के थे, और अंबेडकर तो थे ही। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहले से भी महिलाओं की बात कर, अंबेडकर भी महिलाओं की बात करते थे और गांधी जी भी महिलाओं की बात करते हैं, मगर कुछ विचार ऐसे होते हैं जहाँ पे मिलते नहीं थे। ठीक है, तो ऐसी ये पैक्ट भी था जो गांधी जी और उनके बीच में नहीं मिला। बाकी आगे बहुत सी बात करने के बाद उन दोनों के बीच में रजामंदी हुई और पूना पैक्ट बना। ठीक है, आए समझ में? ठीक है, आप जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम बहुत से
कौन कौन से थे, बिष्टकर के बारे में पढ़ेंगे, सती प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सी ऐसे आयोग मतलब बहुत से ऐसे प्रथाएँ थी जिनके लिए कुछ लोगों ने बहुत संघर्ष करके आज भी जो गर्भवती महिला जो अपने स्तर पर इतने काम कर रही है आ गई। ठीक है, बहुत से थे, हम जब इतिहास में जाएंगे तब हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 बातें थी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, पहले साइमन कमीशन वाला और एक पूना पैक्ट वाला। ठीक है, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को। ठीक है, उसके बाद हम 1947 पढ़ेंगे और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में आ जाएंगे। ठीक है, जो ये सारे एक्ट है इसकी मैं एक PDF जारी करूँगा जिसका लिंक मैं आपको लास्ट वीडियो, जो एक्ट की लास्ट वीडियो 1947 वीडियो, उसमें उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से डाउनलोड कर देना, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट से पहाड़ी GS क्लासेस करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक ख्याल रखिए अपना। ठीक है, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।